हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं रैंक प्लस द प्लेटफॉर्म ऑफ मैग्निफिसेंट नॉलेज। माय डियर ऑल स्टूडेंट, आप सबको पता है, मैंने नोटिफिकेशन भी दिया था कि बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने एएसआई पोस्ट पे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई पोस्ट पे लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी निकाला है। यानी आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी आया है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में बीएसएफ में एएसआई बनने के लिए एज ए लैब टेक्नीशियन पोस्ट। यानी वैसे बच्चे जिन्होंने डीएमएलटी की है, जिनका भी डिप्लोमा कंप्लीट हो चुका है, बीएससी एमएलटी का इसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए प्रायोरिटी उन्होंने नहीं दिया है। तो आप बीएससी एमएलटी के बच्चों को थोड़ा इसमें इशू है, ये फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन जो डिप्लोमा जिनका कंप्लीट हो चुका है वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसका नोटिफिकेशन का जानकारी मैंने दे चुका हूँ पर्सनली इस लेक्चर में। आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि बीएसएफ में एक इतना अच्छा जॉब को पाने के लिए आपको क्या करना होगा। दैट मीन्स कि आप एएसआई बनने के लिए, एज ए लैब टेक्नीशियन एएसआई बनने के लिए आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करेंगे। देखिए, वैकेंसी आ चुकी है, नोटिफिकेशन भी आपको मिल गया, अब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे और जल्दी से जल्दी अप्लाई कर लें। लेकिन अगर फॉर्म अप्लाई कर लेने के बाद ऐसा नहीं कि आप सो जाएंगे, आप निश्चिंत हो जाएंगे कि जब एग्जाम की डेट आएगी तब पढ़ना स्टार्ट करेंगे, देन आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। अभी वैकेंसी आई है, आप अभी से ही मजबूती से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, अपना पढ़ने के लिए स्टार्ट कीजिए। सभी बच्चों के लिए मेरा पर्सनल इंस्ट्रक्शन है कि जितने लोग भी प्रिपरेशन करते हैं वो सबके सब अपना प्रिपरेशन अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए। मैं ऐसा केवल आपको रिकमेंडेशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ कैसे पढ़ना है। जो नहीं पढ़ रहे हैं उनको भी पर्सनल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पर्सनल में सजेशन दे रहा हूँ कि आपको कैसे प्रिपरेशन करना है। इस वीडियो में पर्सनली यही मैं समझाने वाला हूँ ऑन द बेसिस ऑफ द सिलेबस। जो सिलेबस बीएसएफ ने आपको ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के ऑफिशियल वेबसाइट ने जो रिलीज किया है, उस सिलेबस में केवल आपको हेडिंग्स मेंशन कर दिया है कि आपको क्या पढ़ना है। लेकिन उस हेडिंग्स में आपको क्या चीजें पढ़नी है, कौन कौन से टॉपिक और एलिमेंट पढ़ना है, वो चीजें आज पर्सनल में समझाने वाला हूँ। साथ ही साथ ये भी इंस्ट्रक्शन दूंगा कि आप सारे के सारे मैनेजमेंट करके कैसे पढ़ेंगे और इसको क्वालिफाई करेंगे। और एक मजबूती से आप परिश्रम कीजिए, मजबूती से लेबर कीजिए, आपको जरूर सफलता मिलेगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा वीडियो है इस पे। देखिए, वीडियो में सबसे पहले आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पहले सिलेबस समझा देता हूँ, फिर आगे चलेंगे कि क्या क्या पढ़ना है। सिलेबस जो एएसआई के लिए दिया गया है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पोस्ट लैब टेक्नीशियन के लिए, उसमें 3 पार्ट में इन्होंने सिलेबस को बांटा है। कितने पार्ट में बांटा है? 3 पार्ट। फर्स्ट वन है जनरल, पार्ट 1 है जनरल नॉलेज एंड द न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जो कि 25 मार्क्स के लिए इन्होंने सेपरेट किया। 25 मार्क्स पूछेंगे जनरल एप्टीट्यूड एंड न्यूमेरिकल से। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है वो भी आपको बताऊंगा अभी आगे की ओर। सेकंड इन्होंने मेंशन किया है पार्ट 2, और पार्ट 2 में इन्होंने सेपरेट कर दिया ह्यूमन एनाटॉमी एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी। इस पार्ट में आपको ह्यूमन एनाटॉमी एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी के लिए स्पेशल पढ़ना है, और उस स्पेशल टॉपिक में भी आपको 25 मार्क्स का है। अब बिग थिंग आपके लिए है कि 2 सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे और आपका 25 मार्क्स कवर होगा। एंड थर्ड पार्ट इन्होंने जो बनाया है वो आपके लैब एस्पेक्ट से बनाया है, चूज किया, और वो जो है बिग पार्ट है, दैट इज द 50 मार्क्स, 50 मार्क्स के लिए इन्होंने बनाया, जिसमें इतने सारे सब्जेक्ट मेंशन किए हैं। तो 25 25 50 और 50 100 मार्क्स टोटल जो है वो 100 मार्क्स हो जाते हैं आपके। अब देखिए, अब मैं परस्पर जो है इस सिलेबस को डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ कि पहले तो आपको यही नहीं पता है कि जनरल एप्टीट्यूड में क्या पढ़ना होता है। यहाँ पे जो इन्होंने मेंशन कर दिया है, सबसे फर्स्ट में आपको देख सकते हैं इस जगह पे इन्होंने जनरल एप्टीट्यूड मेंशन किया, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मेनली लैब टेक्नीशियन के बच्चे, कि सर इस पार्ट 1 में हमें क्या पढ़ना है। लिख तो दिया इन्होंने जनरली, देखिए आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे फर्स्ट वन हम लोग पार्ट 1 के बारे में ही जानेंगे। पार्ट 1 में जो आपको जनरल एप्टीट्यूड में 3 से 4 चीजों पे ध्यान देना है, क्या क्या पढ़ना है वो आप देख लेंगे, समझ लेंगे। सबसे पहले आपको जीके एंड जीएस को कवर करना है, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस को कवर करना है। अच्छा, जीके एंड जीएस को कैसे कवर करना है? विद करेंट अफेयर्स। और करेंट अफेयर्स को कवर करने का सबसे अच्छा माध्यम होता है कि आप पर डे न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। जो भी आपके पास न्यूज़पेपर आता होगा, 2 से 3, आपके पास एक न्यूज़पेपर आता है तो भी ठीक है, नहीं भी आता है तो आप लगा लीजिए 3 से 4 रुपए में तो एक पर डे का न्यूज़पेपर आएगा। 1 महीने का आपका एक्सपेंस कितना आएगा? 120 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा उस पर एक्सपेंस आएगा 90 से 120 रुपया, इससे ज़्यादा नहीं। आप एक न्यूज़पेपर पर्सनली जरूर मंगाएं। अगर 3 से 4 बच्चे एक ही जगह पे रहते हो, अगर 3 to 4 स्टूडेंट एक ही जगह पे प्रिपरेशन के लिए रहते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 3 से 4 बच्चे रहते हैं तो चारों बच्चे एक एक न्यूज़पेपर मंगाइए, अलग अलग, कोई प्रभात खबर, कोई हिंदुस्तान, कोई दैनिक जागरण, कोई दैनिक भास्कर, जो जहां पे अवेलेबल है न्यूज़पेपर। 4 न्यूज़पेपर आप पर डे पढ़िए, 3 से 4।
पढ़ने से आपको केवल आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, आपका सारा करंट अफेयर्स करंट रहेगा, और करंट अफेयर से बहुत सारे क्वेश्चंस, मुझे लगता है ऐसे 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको करंट अफेयर जीके एंड जीएस को कंप्लीट करने के लिए न्यूज़पेपर आपको पर डे पढ़नी है, ठीक है। देन आपको हिंदी व्याकरण पढ़नी है। हिंदी व्याकरण में आपको संधि, समास, वर्ण, जो जो सारी चीजें हैं, शब्दमाला, वर्णकोश, सारे चीजें आप हिंदी व्याकरण एक बार पढ़ लीजिए, जो आप क्लास 8 से लेकर क्लास 10 तक पढ़े थे, ओके। उसके बाद आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ना है। इंग्लिश ग्रामर में भी आप बिल्कुल अल्फाबेट से स्टार्ट करेंगे और अल्फाबेट से लेके सारे चीजें आप एक बार रिवाइज करेंगे, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर से भी 1-2 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। थर्ड वन आपको पढ़ना है जनरल एप्टीट्यूड में मैथमेटिक्स न्यूमेरिकल। मैथमेटिक्स न्यूमेरिकल में मैथ में आपको क्या क्या चीजें एक्सप्लेन करनी और पढ़नी, वो चीजें को आप समझिए। उसमें सबसे पहले आपको जोड़ना, घटाना, गुणना, भाग, लघुत्तम, महत्तम, समापवर्तक, भिन्न और उनको हल करना, भिन्न को भी हल करने के लिए आपको पढ़ना है। देन दशमलव भिन्न पढ़ना है, दशमलव भिन्न पढ़ना है। उसके बाद आपको प्रतिशत पढ़नी है, परसेंटेज, वर्गमूल पढ़ना है, औसत पढ़ना है, अनुपात और समानुपात को पढ़ना है, हानि लाभ, प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ना है, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़ना है। आपको साझा से जो क्वेश्चंस आते हैं वो साझा वाले क्वेश्चंस भी पढ़ने हैं, काम और समय वाला क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है, समय, दूरी और रफ्तार वाला पढ़ना है, एंड क्षेत्रफल वाला पढ़ना है। इतनी सारी चीजें जो है आपको मैथमेटिक्स में पढ़नी है। और इसको पढ़ने के लिए मैं आपको जो जनरल एप्टीट्यूड की है वो कितना टाइम देना है पर डे, मैं आपको समझाने वाला हूँ। जनरल एप्टीट्यूड में एक चीज और मेंशन है आपका कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, रीजनिंग भी आपको उतने ही ध्यान देके पढ़नी है। रीजनिंग में मैंने यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया कि क्या क्या टॉपिक रीजनिंग में आपको एक्सप्लेन करना है। सीरीज, ब्लड एंड रिलेशनशिप, ओड, वन एंड आउट का पढ़ना है, कोडिंग एंड डिकोडिंग का पढ़ना है। ओड, वन एंड आउट का मतलब क्या है कि वर्गीकृत को छांटना, कि एक में 2-3 चीजें रहती है, 2-3 फिगर बनाया हुआ रहता है, जैसे इस प्रकार से फिगर आपने देखा होगा बनाया हुआ, और इसमें से आपको डिफरेंट, यहाँ पे ब्लैक दिया रहता है, डिफरेंट फिगर छांटना। और रीजनिंग जब पढ़ाई स्टार्ट होगी तो भी आपको समझाया जाएगा कि सारी चीजें क्या हैं, ठीक है। देन स्टेटमेंट एनालिसिस आपको आनी चाहिए, 3 से 4 स्टेटमेंट दे देता है, उसमें से बताता है कि इनमें से कौन सा फॉल्स है या कौन सा अलग स्टेटमेंट है या कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, ये चूज करना है, ये भी रीजनिंग का पार्ट है। देन प्लेस अरेंजमेंट को पढ़ना है आपको। उसके बाद डायरेक्शन सेंस आपको पढ़ना है, उत्तर दक्षिण दिशा वाला जो रीजनिंग होता है उसे भी आपको पढ़ना है। रो एंड रैंक का पढ़ना है। आर्टिफिशियल वैल्यूज एंड मिसिंग नंबर, जैसे नहीं देता है कि यहाँ 4 है, 5 है, 9 है, यहाँ 3 है, यहाँ जो है यहाँ क्या भरा जाएगा, इस प्रकार की रीजनिंग भी आपको पढ़ना है। मैं रीजनिंग और मैथ को यहाँ एक्सप्लेन करके नहीं बता रहा हूँ, आपको केवल टॉपिक बता रहा हूँ। जब आप पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, बुक खरीदेंगे, उस बुक से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। RS अग्रवाल के भी जनरल बुक आती है मैथ के लिए भी और रीजनिंग के लिए भी, तो उसे भी आप पढ़ सकते हैं। ऐसे आपको जो बुक अच्छा लगता हो, जिस बुक से आपको अच्छा समझ में आता हो वो बुक आप पढ़ सकते हैं। मैं कोई पर्सनल बुक आपको नहीं बता देता हूँ, लेकिन RS अग्रवाल अच्छा बुक है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैथ के लिए भी और रीजनिंग के लिए भी पढ़ सकते हैं। ऐसे आपके पास अगर कोई अच्छे राइटर का बुक है तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। बस केवल ये टॉपिक आप देख ले कि ये टॉपिक, सारे टॉपिक जो है उस बुक में अगर अवेलेबल है तो वो बुक आप परचेज कर लीजिए और वहां से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। देन इंग्लिश अल्फाबेट वाला आपको रीजनिंग भी कंप्लीट करना है, एंड लॉजिकल डायग्राम जो दिया रहता है वो वाले रीजनिंग भी कंप्लीट करने हैं। यानी रीजनिंग के इतने सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने होंगे। जनरल एप्टीट्यूड में अगर आप इतना सारा चीज पढ़ते हैं, और जनरल एप्टीट्यूड को पढ़ने के लिए पर डे आपको 1 से 2 घंटा देना होगा, यानी कि एक दिन में आपको लगभग 2 आवर्स जो है जनरल एप्टीट्यूड को पढ़ने के लिए देना है। अब आप कैसे वो 2 घंटे निकालेंगे वो आपको मैनेज करना है, क्योंकि सबकी परिस्थिति अलग अलग है, सबके पास टाइम कोऑर्डिनेशन अलग अलग है, लेकिन टाइम आपको 2 आवर्स पर डे देना है इस सेक्शन को, 25 मार्क्स को कंप्लीट करने के लिए। ऑलराइट, नेक्स्ट सेक्शन हमारा आता है सेक्शन 2, जिसमें आपको ह्यूमन एनाटॉमी एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी इंक्लूड किया गया है। और ये जो पहला मैंने पार्ट आपको बताया वो पार्ट आपको सेल्फ से प्रिपेयर करना है। मैं देखता हूँ अपने वेबसाइट पर जो मैं प्रिपरेशन करवा रहा हूँ उसमें हम लोग मैथ और जनरल एप्टीट्यूड का नहीं प्रिपरेशन करवा रहे हैं। अब मैं अगर टीचर देखता हूँ फैकल्टी, चूंकि कोरोना के चलते फैकल्टी मुझे मिल नहीं पा रहे उतना अच्छा जो मैं चाहता हूँ पढ़ाने के लिए, तो आपको वो कहीं ना कहीं यूट्यूब से या आपको बुक लेके सेल्फ से प्रिपरेशन करनी होगी, ठीक है। जो सेकेंड और थर्ड पार्ट है, यानी 75 मार्क्स जो आपके बच गए, वो 75 मार्क्स हम लोग अपने वेबसाइट पे कवर करवा रहे हैं। जो क्लासेस हम लोग लेते हैं उसमें मैं सारा चीज़ें पढ़ा रहा हूँ आपको, और सारा चीज़ कवर भी करवा रहा हूँ बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अब देखिए ह्यूमन एनाटॉमी एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं। ह्यूमन एनाटॉमी में आपको जनरली ये आपको लगभग 10 टॉपिक, 10 चैप्टर, 10 चैप्टर आपको कंप्लीट करना है। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन, ह्यूमन एनाटॉमी का इंट्रोडक्शन, स्केलेटन, ज्वाइंट्स, मसल्स, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, नर्वस सिस्टम, स्किन एंड फेसिस,
कनेक्टिव टिश्यू, लिगामेंट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ रेडियोग्राफी, थोड़ा सा टॉपिक भी आपको एनाटॉमी में इतनी चीजें कवर करनी होगी। वहीं पे फिजियोलॉजी में आपको जनरल फिजियोलॉजी, ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स, मसल्स फिजियोलॉजी, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेनल सिस्टम एंड स्किन, इंडोक्राइनोलॉजी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम एज वेल एज सर्कुलेटरी सिस्टम, इतनी सारी चीजें आपको ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में पढ़नी है, जो कि आपको 25 मार्क्स कवर करवाएगा। ओके, और ये दोनों को भी कवर करने के लिए आपको पर डे एटलीस्ट 2 आवर्स पढ़ना है। 2 आवर्स पार्ट 1 के लिए, 2 घंटे पार्ट 2 के लिए, यानी आपके पास कितने हो गए? 4 घंटे हो गए। ठीक है, इस चीज को कवर करने के लिए आपको कितना पढ़ना है वो मैं मेंशन कर रहा हूं। हो सकता है ये दोनों को आप बांट बांट के भी पढ़ सकते हैं। अगर पर डे इसको आप 2 आवर्स नहीं दे पा रहे हैं दोनों को, तो 1 घंटे तो पर डे आपको देना होगा। आज आप 1 घंटे ह्यूमन एनाटॉमी पढ़िए, कल आप 1 घंटे ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़े, इस तरीके से भी आप पढ़ सकते हो, तो जिसमें आपका 1 घंटा टाइम कम हो जाएगा, यानी कि 2 और 1 3 घंटे हो गए आपको पढ़ने के लिए। ओके, नेक्स्ट आपको आता है पार्ट 3। पार्ट 3 में आपको जो 50 मार्क्स का है, सबसे ज्यादा पार्ट है, इसमें आपको सारे सब्जेक्ट लगभग इन्होंने मेंशन किया है जो आपको पैथोलॉजी ट्रेड से आते हैं। उसमें आपको बायोकेमिस्ट्री पढ़ना है, सबसे बिग पार्ट है बायोकेमिस्ट्री, जिसमें आपको सारे मॉलिक्यूल्स पढ़ने हैं, सारे बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ना है, उनके मेटाबॉलिज्म पढ़नी है, एवरी टॉपिक इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ना है। जो चीजें आपको मैंने मेंशन किया है, जो मेरा सिलेबस है वेबसाइट पे, मैं सारी चीजें आपको पढ़ा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देन आपको माइक्रोबायोलॉजी में भी पढ़ना है, और माइक्रोबायोलॉजी में इन्होंने इंक्लूडिंग कर दिया है इम्यूनोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में 5-6 सब्जेक्ट आते हैं आपको, बैक्टीरियोलॉजी आता है, इम्यूनोलॉजी आता है, वायरोलॉजी आता है, सेरोलॉजी आता है, ये सारी चीजें आती है। ठीक है, तो माइक्रोबायोलॉजी में कई सारे सब ऐसे एग्जाम थे जिसमें इम्यूनोलॉजी से क्वेश्चन नहीं आता है, बट इसमें आपको इम्यूनोलॉजी पर्सनली पढ़ना ही है। ठीक है, हेमाटोलॉजी एंड ब्लड बैंकिंग आपको पढ़नी है। हिस्टोपैथोलॉजी में आपको इन्होंने मेंशन किया कि हिस्टो की तो पार्ट आप पढ़ेंगे ही, क्लिनिकल पैथोलॉजी के भी पार्ट आप पढ़ेंगे, एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ेंगे। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आपको पर्सनली जो है डीएनए, आरएनए, ये दोनों के बारे में आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना होगा। साथ ही साथ बायोमोलिक्यूल्स जितने हैं उनके मेटाबॉलिज्म, ये सारी चीजें आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी पढ़ना है। इन्होंने एक नया चैप्टर ऐड किया है जो आपको स्पेशल अलग से पढ़ना होगा। लैबोरेटरी मैनेजमेंट आपको एक टॉपिक है जो आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से समझ सकते हैं। जो बच्चे प्रैक्टिकली कर रहे होंगे उनको लैबोरेटरी को कैसे मैनेजमेंट किया जाना चाहिए या कैसे होता है, यानी कि इस लैबोरेटरी मैनेजमेंट के जो भी सेक्शन के क्वेश्चंस आएंगे, लगभग समझ लो कि आपको प्रैक्टिकल से भी 8 से 10 क्वेश्चन आने ही आने हैं, क्योंकि लैबोरेटरी मैनेजमेंट में सारा क्वेश्चन वहीं से पुट अप करेंगे। ओके, नेक्स्ट आपको पैरासाइटोलॉजी, सेरोलॉजी एंड वायरोलॉजी, ये सारी चीज, ये 3 सब्जेक्ट भी मेंशन किया है, यानी ऑलमोस्ट इन्होंने 50 मार्क्स के लिए सभी सब्जेक्ट मेंशन किया है। तो 50 मार्क्स को कवर करने के लिए आपको 3 आवर्स रोज पढ़ने होंगे। एक सब्जेक्ट को 1 घंटा रोज देना है, यानी कि एक दिन में आप 3 सब्जेक्ट कवर करेंगे। इस तरीके से आप 1 घंटे पर डे सभी सब्जेक्ट को देके आप पढ़ सकते हैं। अब तो ये तो थी सिलेबस की बात कि क्या टॉपिक पढ़ने, कौन से सब्जेक्ट और क्या। अब आपको मैं बताता हूँ कि प्रिपरेशन करना कैसे है। सभी बच्चों को, सभी क्या, मैं 80% जो बच्चे जिनसे मेरी बातें होती है वो बच्चे मुझे कहते हैं कि सर मुझे एमसीक्यूज दे दो, मैं एग्जाम की तैयारी करना चाहता हूँ। सबसे गंदा फॉर्मेट है और आपको फेलियर होने का सबसे बड़ा कारण वही है। आपको पढ़ना कैसे है, जो भी टॉपिक मेंशन किया है मैंने, या जो भी टॉपिक मैं वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से समझाता हूँ, हर एक टॉपिक को आपको डिटेल में अध्ययन करनी है, पढ़नी है, क्योंकि सभी एमसीक्यू जो है आपके थ्योरेटिकल टॉपिक से बनते हैं। 5000 एमसीक्यूज भी रट लोगे फिर भी नहीं, आपको 100 क्वेश्चन के 100 क्वेश्चन आप सोल्व कर पाओगे। क्यों? क्योंकि एमसीक्यूज ना तो याद रखा जा सकता है, और ना ही ऐसा किसी बात की गारंटी है कि जो एमसीक्यूज बताया जाएगा वही एमसीक्यूज वहां पूछे जाएंगे। लेकिन इस बात की गारंटी सबसे पहले है कि जो भी थ्योरी आप पढ़ेंगे उसी थ्योरी से, सपोज दैट कि एक एएसओ टॉपिक है, एंटी स्टेप्टोलाइसिन ओ एक टॉपिक है, इस टॉपिक से अगर 20 एमसीक्यूज बनते होंगे तो 20 के 20 एमसीक्यूज आप कैसे कवर कर सकते हैं? जब आप इस टॉपिक को थ्योरेटिकल अच्छे से एक्सप्लेनेशन पढ़ लिए होंगे तो आप 20 के 20 एमसीक्यूज सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए प्रिपरेशन करने का सबसे अच्छा जरिया क्या है? सबसे फर्स्ट वन, आपको वीडियो लेक्चर्स देखने हैं बहुत ही डिटेल में, और एक लेक्चर्स को रोज रिविजन, एक लेक्चर्स को 3 से 4 बार, 5 बार, 6 बार देखनी है। ठीक है, उसके बाद जो उसका मैंने नोट्स दिया है उस नोट्स को प्रिंट निकलवाना है, क्योंकि अभी आपके पास नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, तो जो मैं नोट्स दे रहा हूं उसको प्रिंट आप निकलवाएंगे। पहला तो उस लेक्चर को आप 1, 2 बार, 3 बार देखेंगे, देखने के बाद उस नोट्स को आप कम से कम 1 से 2 बार पढ़ेंगे। पढ़ने से क्या होता है कि 1-2 वर्ड नई चीजें आपके माइंड में सीखने के लिए मिलती है, और वही 1-2 वर्ड हो सकता है वहां क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, थर्ड वन थिंग्स है कि जो मैं आपको पीडीएफ
एमसीक्यूज देता हूं, आप उसका भी प्रिंट निकलवा सकते हैं, नहीं तो जो मैं एमसीक्यूज का वीडियो देता हूं आप उसे भी रिवाइज कर सकते हो। आप बोलोगे सर यहाँ पे एमसीक्यूज आप पढ़ने के लिए क्यों सलाह दे रहे हो? देखो बच्चों, एमसीक्यू जो होता है इट इज अ फॉर्मेट, ये एक फॉर्मेट है, केवल एक फॉर्मेट है, केवल और केवल आपको एग्जाम में किस प्रकार से एमसीक्यू के करेक्ट आंसर चूज किए जाते हैं उसको समझने के लिए। यहाँ जो मैं एमसीक्यूज बताता हूं उससे आप केवल ये समझ सकते हैं कि कैसे सही उत्तर का आकलन किया जाता है एग्जाम में जाके, तो उसका समझ लो कि एक डेमो है। तो आप एमसीक्यूज पढ़ के केवल अपना डेमो तैयार कर रहे हो, ना कि आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। जो बच्चे इस भूल भुलैया में है कि मैं केवल एमसीक्यूज की बुक अगर मैं परचेज करता हूँ ऑनलाइन फ्लिपकार्ट अमेजोन से और जो भी आएंगे हमारे पास बुक्स उसको पढ़ के मैं एग्जाम क्वालिफाई कर दूंगा, तो वो गलत मेथड है। ठीक है, प्रिपरेशन ऐसे किया जाता है जैसे मैं बता रहा हूँ आपको। और उसके बाद फोर्थ वन जो है, मैं आपको मंथ में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। तो आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी देनी है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देने से आपको क्या होगा? आपके पास ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देने का दो फायदा होता है। एक तो कि आप टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं। क्या सीखते हैं? टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि मैं यहाँ पे जो भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेता हूँ 100 क्वेश्चन के लिए आपको 60 मिनट या 70 मिनट देता हूँ, यानी कि आप कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं ये सीखते हैं। दूसरा, आप जब ये टेस्ट सीरीज देते हैं ना तो आप जानते हुए क्वेश्चन भी कैसे गलती कर देते हैं ये आपको सीखने के लिए मौका मिलता है, और ये फिर आप जाके वहाँ एग्जाम में सही कर पाएंगे। तो ये दो फायदे जो हैं आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देने के होते हैं। सो दैट इस तरीके से आप बीएसएफ में एएसआई लैब टेक्नीशियन पोस्ट पे बनने के लिए, आप ऑफिसर बनने के लिए ऐसा तैयारी कर सकते हो और आप अपने आप को क्वालिफाई कर सकते हैं। ये तो था अपना प्रिपरेशन करने के लिए। बेटर प्रिपरेशन आपको करना है तो हम लोग वेबसाइट पे क्लासेस करते हैं, करवाते हैं, प्रिपरेशन करवाते हैं, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए जो नंबर दिया गया है आप इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं कि मुझे कैसे क्लास ज्वाइन करूँ। ठीक है, 8235067766 इस नंबर पे भी आप कांटेक्ट करके अपना जानकारी ले सकते हैं कि कैसे क्वालिफाई करना है, कैसे आपको प्रिपरेशन करना है, कैसे आपको वेबसाइट ज्वाइन करना है। और सेल्फ प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि चंदन सर पढ़ाएंगे तो ही सफलता मिलेगी। कोई भी बच्चा अगर अपने से भी कॉन्फिडेंटली पढ़ता है तो उसे भी सफलता मिलेगी। बट मेरे पास एक एक्सपीरियंस है, मेरे पास एक नॉलेज है जो अगर मैं दूं तो उससे आपको ज़्यादा मिलता है प्रिपरेशन करने के आइडियाज़, उससे आप ज़्यादा अपने आप को क्वालिफाई करने के चांसेस को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ठीक, मिलते हैं नए लेक्चर्स एंड वीडियोज में। आप अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए, जम के पढ़िए और सफलता लेके रहिए। ये मेरी शुभकामनाएं हैं सभी स्टूडेंट्स को, सभी छात्रों को। ओके, थैंक यू।